हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर नंबर 12 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। बेटा, आज हम इस चैप्टर में 3 न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज फोर्स। अब सबसे पहले फोर्स होता क्या है? द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। यानी कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो यानी कि उसको धक्का देते हो या फिर उसे अपनी तरफ पुल करते हो, खींचते हो, तो जो हम वो एक्टिविटी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप डोर खोलने के लिए उसे अपनी तरफ पुल करते हैं एंड डोर को बंद करने के लिए यू पुश इट, सो दैट इज यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द डोर। नेक्स्ट इज फोर्स इन कॉमन टर्म्स। अगर हम डोर के अलावा भी बात करें तो हर एक्टिविटी में जो कि हम किसी भी चीज़ को करने में अपनी कैपेसिटी यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट जाते हो या किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो और कोई ट्रॉली शॉपिंग के लिए लेते हो तो उस ट्रॉली को भी आप आगे ड्रैग करने के लिए पुश या पुल करते हो, सो दैट इज़ ऑल्सो फोर्स यू आर अप्लाइंग ऑन दैट ट्रॉली। अब फोर्स मेजरली कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। वन इज बैलेंस्ड फोर्स एंड द सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट बैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये है जब दोनों ही की तरफ से बिल्कुल बराबर का फोर्स लग रहा है, उस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा। जैसे कि बॉय 1 और यहाँ बॉय 2, ये दोनों ही एक जैसा फोर्स इस रोप के ऊपर लगा रहे हैं, सो दैट मीन्स दे बोथ आर नॉट एबल टू मूव द रोप इन एनी डायरेक्शन। दूसरा टाइप का फोर्स है अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि व्हेन एक तरफ से तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है और दूसरी तरफ से कम लग रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? यानी कि जिस तरफ से फोर्स ज़्यादा लग रहा है वो जो रोप है वो भी उसी तरफ जाएगी, सो दैट मीन्स द स्ट्रॉन्गर बॉय एक्सर्ट्स मोर फोर्स एज कंपेयर टू द वीकर बॉय। ठीक है, इसी वजह से जो स्ट्रॉन्गर बॉय है वो रोप को अपनी तरफ खींच पा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि एक तरफ फोर्स ज़्यादा है और एक तरफ कम है। नाउ नेक्स्ट इज फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। बेटा, जब हम फोर्स लगाते हैं किसी चीज़ पे तो उसका मतलब ये है कि वो जिस चीज़ पे हमारा फोर्स लग रहा है वो मोशन में आ जाएगी। यानी कि 2 चीज़ें होती है, या तो कोई बॉडी रेस्ट पे होती है यानी कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, या वो बॉडी मूव कर रही होती है। सो व्हेन अ बॉडी कम्स टू मूवमेंट ड्यू टू फोर्स, ठीक है, सो दैट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। सो लेट्स सी आपकी बुक क्या कह रही है। एयर पुशेज द ड्राई लीव्स एंड मेक देम मूव। जैसे कि अगर एयर लीव्स के ऊपर पुश लगाएगी, फोर्स लगाएगी, पुश फोर्स, ठीक है, तो वो ड्राई लीव्स मूव करने लग जाएंगी। इन द सेम वे व्हेन यू फ्लाई द काइट्स इन द एयर, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द पुश ऑफ एयर। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स जो है वो क्या क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहले फोर्स कैन मूव अ बॉडी। फोर्स की हेल्प से आप किसी भी बॉडी को मूव कर सकते हो। सेकंड चीज़ है, फोर्स की हेल्प से आप किसी भी मूविंग चीज़ को रोक सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है और बॉल आपकी तरफ आ रही है तो आप उसे एकदम से कैच कर लेते हो, यू स्टॉप दैट मूवमेंट ऑफ द बॉल, सो दैट मीन्स फोर्स कैन स्टॉप अ बॉडी। Next is force can change the direction of body. Again we will take the example of cricket. क्या होता है, इस डायरेक्शन से मान लो बॉलर जो है बॉल थ्रो कर रहा है एंड वो बॉल जो है बैट्समैन के बैट पे हिट की, वो इस डायरेक्शन से आ रही थी, अब वो किस डायरेक्शन में जाएगी? जिस तरफ उसने बैट्समैन ने अपना बैट घुमाया है। सो दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ द बैट क्या हुआ? जो बॉल आ रही थी उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। सो दैट मीन्स फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है टूथपेस्ट। यानी कि क्या होता है, आपके घर में नई जब आप टूथपेस्ट लेते हो तो उसकी शेप कुछ और होती है, लेकिन व्हेन यू अप्लाई योर फोर्स ऑन इट, उसको प्रेस करते हो तो नेचुरली उसकी शेप धीरे धीरे चेंज होने लग जाती है। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, तो क्या करती हैं, वो आटे को लेती हैं और उसकी स्मॉल बॉल बनाती हैं और फिर उस बॉल के वो प्रेस करके बेलन से उसको रोटी की शेप अलग हो जाती है। सो दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ फोर्स क्या होता है, आप किसी भी चीज़ की शेप भी चेंज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। Some of the forces which we come across are magnetic force, muscular force, mechanical force,
फ्रिक्शनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे आसपास किस टाइप का फोर्स जो है वी आर एक्सपीरियंसिंग। हमारी लाइफस्टाइल में वी एक्सपीरियंस मैग्नेटिक, मस्कुलर यानी कि ऐसा फोर्स जो कि हमारी मसल्स की पावर से लगता हो, मैकेनिकल फोर्स यानी कि जो फोर्स मशीन्स की हेल्प से लग रहा हो, फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि जब कोई फोर्स किसी भी चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ रगड़ खा रही है उस केस में लग रहा हो, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज़ द यूनिवर्सल फोर्स। ये क्या है, पूरी ही धरती पे हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। Here we will be talking about two types of forces that exist in nature. One is force of gravity. Gravity क्या होती है? देखो क्या होता है, हम अपनी अर्थ के ऊपर आराम से चल पा रहे हैं, घूम फिर पा रहे हैं, सारी चीज़ें जहाँ पे हैं वहीं पे हैं। वो क्यों है? जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर हवा में फेंकते हैं वो दोबारा नीचे कैसे आ जाती है? क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर एक स्पेशल पावर है जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। उस पावर को, उस फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। यानी कि ऐसा फोर्स जो कि अर्थ सब चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, देखो कभी भी जो कोई भी पेड़ से पत्तियां गिरें, फ्रूट गिरे, फ्लावर गिरे, वो हमेशा ज़मीन पे गिरता है, वो कभी हवा में तो नहीं तैरता रह जाता। वो हमेशा ज़मीन पे क्यों गिरता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स, यानी कि मान लो ये बुक एक सरफेस है और इसके ऊपर ये पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है। जब इसके ऊपर ये पेंसिल स्लाइड कर रही है तो इस स्लाइड को ऊपर करने में या नीचे करने में जो फोर्स इस चीज़ को रोक रहा है ये स्लाइड होने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि ये फोर्स तभी एग्जर्ट होता है जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे से टच करती हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप ये लगा लो हमारी कॉमन लाइफ में ज़रूरत भी है और हम जब एक्सपीरियंस करते हैं वो है वाइल ड्राइविंग अ कार। व्हाट हैपन्स? द फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड स्लोज डाउन द मोशन। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो आपकी गाड़ी की ब्रेक्स भी नहीं लगेंगी, क्यों? और आपकी गाड़ी हमेशा ही चलती रहेगी। सो इट इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स दैट हेल्प्स टू स्लोज डाउन द मोशन ऑफ योर कार। Friction is very useful in our daily life. Without friction, no moving object will ever stop, and if there is too much friction, nothing will move. तो यानी कि किसी भी चीज़ की एक्सेस बुरी होती है। अगर तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो क्या होगा? कोई भी चीज़ जो मूवमेंट में है आप उसे कभी भी रोक नहीं पाओगे। और अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा कि वो चीज़ कभी मूव ही नहीं कर पाएगी, उस चीज़ को मूव करना डिफ़िकल्ट होगा। सो हम इससे ये कह सकते हैं जितने भी स्मूथ सरफेसेस होते हैं, यानी कि जिन सरफेसेस के ऊपर आप इजीली स्लिप कर जाते हो, उनमें फ्रिक्शन कम होता है। और जिन सरफेसेस पे आप आसानी से स्लिप नहीं कर पाते, यानी कि जितने भी रफ सरफेसेस होते हैं, उन पे क्या होता है? उसमें उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। सो आई होप आपको अभी तक का ये सारा कंटेंट समझ आ गया हो बेटा। नाउ नेक्स्ट इज पेज नंबर 136 और इस पे पढ़ेंगे हम वर्क के बारे में। व्हाट इज़ वर्क? ये टर्म हम अपनी डेली लाइफ में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, बट टुडे वी विल नो अबाउट द टेक्निकल मीनिंग ऑफ वर्क। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ब्रिंग्स अबाउट द मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल जगह से उठ के दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, यानी कि मूवमेंट में आ जाता है, उस केस में हम कहते हैं दैट द वर्क इज डन। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है दिस फुटबॉलर ही इज किकिंग द बॉल, तो इसके फोर्स, पैर के फोर्स से ये बॉल अपनी जगह से दूसरी जगह पे पहुंच गई, सो दैट मीन्स इसने वर्क कर लिया। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर आप पकड़ के इस एक दीवार को पकड़ लो और उस दीवार को पकड़ के खूब जोर से धक्का लेने लग जाओ और कहो मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ इस वॉल पे, लेकिन ये वॉल मूव नहीं कर रही है और ये वॉल को मूव करना चाहिए, तो दैट मीन्स अगर तो वो वॉल मूव नहीं कर रही है, सो दैट मीन्स देयर इज नो वर्क डन। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? पहली बात तो फोर्स लगाना इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी बात क्या है? उस फोर्स की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट का मूव करना इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू वांट दैट योर वर्क इज डन।
So work is not done when we push the wall because it does not move. So जिस दीवार पे अगर हम पुश कर रहे थे, जोर लगा रहे थे और वो मूव नहीं की, तो उसकी इसमें क्या वर्क डन होगा? नो, देयर विल बी नो वर्क डन. नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 इज फिजिकल वर्क, नंबर 2 इज मेंटल वर्क एंड द थर्ड वन इज मैकेनिकल वर्क. फिजिकल वर्क यानी कि ऐसा वर्क जिसमें कि आप अपनी बॉडी का फोर्स लगा रहे हैं. व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स विद योर ओन बॉडी, ठीक है. सो व्हेन द फोर्स अप्लाइड मूव्स द बॉडी, फिजिकल वर्क इज सेड टू बी डन. यानी कि जिसकी फोर्स की वजह से अगर आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आप फिजिकल वर्क कर रहे हो. नेक्स्ट इज मेंटल वर्क. व्हेन द वर्क विच इज डन बाय आवर माइंड और थ्रू थॉट प्रोसेस इज नोन एज मेंटल वर्क. यानी कि वेन एवर यू आर स्टडिंग और आप स्टडी के अलावा जैसे आप अपने कोई पाठ पूजा कर रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, आप वो चुपचाप बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो तो उसमें क्या है, योर माइंड इज़ वर्किंग बट आपको देखने से नहीं लगेगा बिकॉज नथिंग इज़ मूविंग, ठीक है. सो व्हेन योर माइंड इज़ ओनली वर्किंग या आपकी थॉट प्रोसेस चल रहा है तो उस टाइप के वर्क को क्या कहते हैं, मेंटल वर्क. नेक्स्ट इज मैकेनिकल वर्क. सिंपल, जिस वर्क में हमारी कोई भी मशीनरी की हेल्प ले रहे हो, किसी मशीन की मदद से कोई काम हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वर्क इज डन. जैसे कि आपने बटन ऑन किया और फैन चल पड़ा, दैट मीन्स फैन की हेल्प से क्या है, फैन मूव करने लग गया. लेकिन वो मूवमेंट और हवा चलने लग गई. सो मूवमेंट और हवा किस वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैन, ठीक है. सेम इज द वे इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर आपने ऑन की और आपकी टैंकी में पानी फिल होने लगा. सो दैट मीन्स दैट फिलिंग ऑफ वाटर इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. तो ऐसे वर्क को हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल वर्क कहेंगे. नाउ लेट्स टर्न योर पेज एंड कम टू पेज नंबर 138 एंड वी विल स्टडी अबाउट अनदर टर्म, एनर्जी. अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. यानी कि जो हमारी किसी भी काम को करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. देखो बेटा, क्या होता है, इस यूनिवर्स का एक मेजर लॉ है दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. यानी कि ना तो आप एनर्जी को खुद से बना सकते हो, ना ही उसे 100% ख़त्म कर सकते हो. हाँ, आप ये कर सकते हो, एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट जरूर कर सकते हो. नंबर 1, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ मैकेनिकल एनर्जी. द एनर्जी पॉजेस्ड बाय मशीन्स इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. यानी कि जब किसी भी मशीन के अंदर जो एनर्जी है उस टाइप की एनर्जी को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी. अब इस मशीन के अंदर जो एनर्जी होगी उसकी हेल्प से वो वर्क कर लेगी. सो द एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी. द एनर्जी स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सम केमिकल्स इज नोन एज केमिकल एनर्जी. इसका सबसे आसान एग्जाम्पल क्या है, दिवाली में आप पटाखे जलाते हो, रॉकेट जलाते हो, ठीक है. रॉकेट के अंदर क्या होता है, मसाला होता है, ठीक है. जब आप उसको फायर लगाते हो, उसको इग्नाइट करते हो, व्हाट हैपेंस, उसके अंदर का वो जो मसाला है वो बर्न करता है और आपका रॉकेट जो है वो ग्राउंड से हवा की तरफ उड़ जाता है. सो दैट मीन्स क्या हुआ, आपने उसके ऊपर उस इग्नाइट किया तो उसके अंदर के केमिकल्स ने जो किया उसने एनर्जी क्रिएट की और उस रॉकेट को अपनी इनिशियल जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा दिया, उसमें मूवमेंट हो गया. सो इस टाइप की एनर्जी को क्या कहेंगे, केमिकल एनर्जी. और भी मोर कॉमन एग्जांपल ऑफ केमिकल एनर्जी इज द सेल्स. आपके रिमोट में जो सेल डलता है, घर की घड़ी में जो सेल डलता है, वो जो सेल है वो भी सारे काम किस वजह से कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स हैं उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसकी हेल्प से. Next is heat energy. Heat is a form of energy. It is obtained by burning fuels. It is also used to cook the food. Very common. जो भी एनर्जी किसी टाइप के फ्यूल को बर्न करने से हो, चाहे वो फ्यूल वुड हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो सीएनजी हो, जिसकी वजह से हीट आ रही हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं. और विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी ओनली वी आर एबल टू कुक द फूड. नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी. लाइट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी. It helps us to see things around us. Solar energy is the form of sunlight is used by the green plants to carry out photosynthesis. देखो, लाइट का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी हेल्प से हम अपने आसपास क्या क्या चीज़ें हैं उनको देख पा रहे हैं.
सोलर एनर्जी भी एक टाइप की क्या है, लाइट एनर्जी है। और ये एनर्जी ना सिर्फ हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज sound energy. Sound is also the form of energy. Sound energy produces vibrations in our eardrum, but we cannot feel these vibrations. They help us to hear. बेसिकली साउंड एनर्जी जो है वो हमेशा क्या है, वेव्स की फॉर्म में, ऐसे वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और ये एनर्जी जो है एक तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट करती है हमारे ईयर ड्रम में, और इसकी हेल्प से वी आर एबल टू हियर द थिंग्स। Sound energy can cause glass panes to crack. Sometimes the glass cracks due to the thunder and lightning. बेसिकली थंडर और लाइटनिंग जो है ये दोनों ही जो हैं एक तरीके के कॉम्बिनेशन है। थंडर का मतलब है जब आप बादल गरजते हैं तो वो गरजने की वजह से जो बहुत तेज़ आवाज़ होती है उसको हम थंडर कहते हैं। उस आवाज़ की वाइब्रेशन अगर आपको कभी हो तो आपको फील होगा कि आपके ग्लास पेन्स या आपकी विंडो के जो शीशे हैं वो हिल रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और उस वाइब्रेशन की वजह से वो वाइब्रेशन कभी कभी इतनी तेज़ होती है कि उसकी वजह से वो ग्लास की विंडो टूट भी सकती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द एनर्जी यूज बाय इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज लाइक फैन, मोटर एक्सेट्रा इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर है, जूसर है, फैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूबलाइट है, टीवी है, ये सारी क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। यानी कि ऐसी अप्लाइंसेस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करती हैं, दैट आर नोन एज इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक एनर्जी। द एनर्जी possessed बाय अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है चुंबक, मैग्नेट, ठीक है। क्या होता है जब हम मैग्नेट को थोड़ी दूर पे भी रखें और यहाँ पे पास में अगर कोई नेल पड़ा हुआ है, कोई लोहे का सामान है, तो अगर तो वो सामान बहुत बड़ा है तो चुंबक जो है, मैग्नेट आपके हाथ से छूट के ऑटोमेटिकली इसको चिपक जाएगी। और अगर वो लोहे का सामान छोटा छोटा है, जैसे नेल्स हैं, कीले हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरफ आ जाएंगी। सो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप इन दोनों चीज़ों को टच नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, इस टाइप की एनर्जी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये डिफरेंट टाइप्स की हमने एनर्जी पढ़ तो ली, लेकिन इन ये आती कहाँ है, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। दिस एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। सबसे अल्टीमेट सोर्स यानी कि सबसे अबेंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या है, सन। क्या होता है, सन ना सिर्फ हमें हीट और लाइट देता है, बल्कि रादर सन की एनर्जी हमारी बॉडी में ट्रैवल भी करती है। कैसे, देखो क्या होता है, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्रीन प्लांट्स ने अपना फूड खुद बनाया, फोटोसिंथेसिस किया। अब उसकी हेल्प से ये ग्रीन प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाएंगे। और इनको कौन खाएगा, हर्बीवोर्स खाएंगे। तो बेसिकली सन की एनर्जी हर्बीवोर्स में ट्रैवल कर गई, इस हर्बीवोर को कार्निवोर खाएगा, ठीक है। सो सन की एनर्जी फर्दर कार्निवोर में ट्रेवल कर गई। सो इन दिस वे द one type of energy is getting transferred into different type of organisms and contributing towards the different kinds of energy. Thus, we see that solar energy is trapped by green plants. These plants are eaten by herbivores and the part of energy is transferred to herbivores. These herbivores are then eaten by carnivores and further a part of energy is transferred to carnivores. Hence, we conclude whether organism is a producer, herbivore or a carnivore, the basic energy used by them is solar energy। यानी कि अगर चाहे वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर है, प्लांट्स है, या फिर वो हर्बीवोर है यानी कि प्लांट ईटिंग है, या फिर वो कार्निवोर है यानी कि एनिमल ईटिंग है, इन सब में बाय डिफॉल्ट किस टाइप की एनर्जी है, सोलर एनर्जी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर। Dams helps to produce electricity from water. This energy is known as हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्या होता है, जो इतने बड़े बड़े डैम्स होते हैं, हम अपनी लाइफ में आप लोगों ने कभी ना कभी डैम्स जरूर देखे होंगे। डैम्स का बेसिक फंक्शन क्या है, एक तो क्या है कि जो भी बाढ़ का पानी है, अगर वो डैम्स नहीं हुए तो वो बाढ़ का पानी क्या होगा, आसपास के रिहायशी इलाकों में, रेजिडेंशियल एरियाज में घुस जाएगा और वहाँ पे फ्लड आ जाएगी। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो पानी स्टोर होता है वो एक हाइट से बहुत स्पीड से नीचे की तरफ गिरता है,
और नीचे की तरफ वो जो गिरता है तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ टरबाइंस लगी होती है, पंखे लगे होते हैं। ये पानी जब फोर्स से इन टरबाइंस के ऊपर गिरता है तो ये पंखे ज़ोर ज़ोर से घूमने शुरू हो जाते हैं इस फोर्स की वजह से। और ये जो फैंस हैं ये फर्दर कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिक पावर से, और इनकी हेल्प से जैसे जनरेटर का पहिया घूमता है ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसी तरीके से जब पानी तेज़ी से इन टरबाइंस में घूमते गिरती हैं, ये घूमते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी कि वाटर की हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट टर्न योर पेज। बेटा नेक्स्ट पेज पे आपकी वर्कशीट 3 है। ये वर्कशीट 1, 2 एंड 3 आई हैव ऑलरेडी सेंट इन द ग्रुप। अगर किसी बच्चे ने कंप्लीट नहीं किया है प्लीज़ कंप्लीट दैट वर्क ऑल्सो। और ये वाली वीडियो आप अच्छे से किसी बड़े की गाइडेंस में भी देख सकते हो ताकि आपको कुछ भी समझ ना आए, सो योर पेरेंट्स और योर गार्जियंस कैन हेल्प यू। I hope you enjoyed this chapter. We will meet soon with another work. Take care. Bye bye.